नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के चौथे चरण की महाकवरेज में। और मैं हूँ आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। तो आज दिग्गजों की दांव पर साख लगी हुई है, क्योंकि अगर बात कर लें उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तो आज चौथे चरण का मतदान लगातार जारी है और इसमें लखनऊ भी आता है। जी हाँ, लखनऊ जहां से यूपी की सियासत की शुरुआत होती है और लखनऊ का किला फतेह करने के लिए सभी सियासी पार्टियां आज मैदान में हैं। तो आपको बता दें कि लखनऊ के साथ साथ 9 जिले की 59 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। लगातार बढ़ चढ़कर जो मतदाता है वो बाहर निकल रही है घरों से। दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा अगर आपको बताएं तो लखनऊ में भी दोपहर 1 बजे तक 35.09% मतदान हुआ है। पीलीभीत में 41.21% मतदान हुआ। दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े में रायबरेली में 40.17% मतदान हुआ। 9 जो जिले हैं, तमाम जिलों में जो वोटिंग परसेंट है वो उम्मीद लगाई जा रही थी चौथे चरण में कुछ बढ़ेंगे, लेकिन इस बार वोटिंग परसेंट जो है वो कहीं बढ़ता नजर नहीं आ रहा है। बात अगर करें कि अवध बेल्ट में इस बार चुनाव है और ये अवध बेल्ट लगातार ये बात कही जाती है कि जिसने अवध जीता सरकार उसी की आती है, लेकिन इस बार जो तमाम सियासी समीकरण बता रहे हैं वो किसी भी पार्टी के लिए अवध बेल्ट को जीतना बहुत ज्यादा आसान नहीं है। मुस्कान, अगर बात कर ली जाए तो जिस तरीके से 2017 विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे मतदान होता जा रहा था वैसे वैसे तस्वीर कुछ ना कुछ क्लियर होती नजर आ रही थी, लेकिन इस बार की बात कर ली जाए चौथे चरण का मतदान आज हो रहा है और ऐसे में तमाम सियासी पार्टियों का कुछ भी अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ भी तस्वीर अभी तक क्लियर होती हुई नहीं नजर आ रही है। अगर जिस तरीके से 2017 की बात कर ली जाए तो हालांकि कुछ तो कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी की सरकार 300 प्लस पहले ही जा रही है वोटिंग से पहले ही, लेकिन इस बार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर देती हुई बीजेपी को नजर आ रही है, इससे फिलहाल ये कहना बिल्कुल भी जायज नहीं होगा कि फिलहाल अभी तक, क्योंकि आधा चुनाव निपट चुका है, आधे से ज्यादा चुनाव निपट चुका है भाई। 7 चरण है जिसमें से 4 निपट चुके हैं, तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी साफ नहीं होगा कि कौन किसको टक्कर दे रहा है। बिल्कुल। और प्रियव्रत, अगर बात करें जिस तरीके से सियासी समीकरणों का अगर जिक्र करें तो पूरे समय में पिछले 3 चरणों में हमने देखा किसी भी वो भी स्थिति पिछले 3 चरणों में भी साफ नहीं हुई कि किसके समर्थन में ज्यादा वोट हुए हैं, किसमें कम समर्थन हुए हैं, कम समर्थन में वोट हुए। ये जो स्थितियां हैं वो इस बार भी लगता नहीं है कि चौथे चरण में भी साफ होती दिखाई देंगी, क्योंकि जिस सीट का इंतजार था जहां पर समाजवादी पार्टी ज्यादा गिरती हुई नजर आ रही है, उन्नाव सीट का मैं जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से एक दलित जो युवती थी, 22 साल की जो युवती थी, उसके अपहरण का, उसकी हत्या का आरोप जो है वो समाजवादी पार्टी के सरकार में पूर्व मंत्री जो रहे उनके बेटे पर लगा। और सिर्फ आरोप नहीं लगा, उन्हीं के घर से 4 फीट गहरे गड्ढे में उसका शव भी बरामद हुआ था। ये जो तमाम समीकरण है, महिला सुरक्षा पर पूरे तरीके से समाजवादी पार्टी ने घेरा है जब से हाथरस कांड हुआ। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने पूरे तरीके से घेरा था बीजेपी को, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे, लेकिन इस तरीके का जिक्र जब होता है, इस तरीके की बातें जब सामने आती है तो खुद जो पार्टी है वो कहीं भी साफ स्थिति में नजर नहीं आती है। लगातार माफियाओं को लेकर, घोटालों को लेकर भी लगातार बात होती रही है। समाजवादी पार्टी ने जिक्र किया बीजेपी का, लेकिन वही गुंडाराज जो है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में तो दिखा ही। अभी जितने प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के हैं वो भी कहीं ना कहीं माफियाओं से घिरे नजर आ रहे हैं। कई ऐसे प्रत्याशी जिन पर तो बहुत ज्यादा गंभीर आरोप है। प्रियव्रत, बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए तो आज लखनऊ में जिस तरीके से मतदान हो रहा है, अगर सुबह की बात कर ली जाए 1 बजे की, तो आपको बता दें कि 40% के आसपास मतदान हो चुका है। लेकिन अगर जिस तरीके से बात कर ली जाए तो आज 59 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। 9 सीटों पे लगातार वोटिंग, 59 सीटों पर मतदान है, 9 जिलों में वोटिंग लगातार जारी है। तो अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर कई मंत्रियों की भी साख दांव पर लगी है। सीटों पर मतदान लगातार जारी है, इनमें लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, लखनऊ, यहां तक कि लखनऊ में आज मतदान लगातार जारी है। बिल्कुल, कई बड़े चेहरे हैं जिन्होंने आज वोटिंग कर दी है और अब ये वोटिंग जो है वो कैद हो गई है ईवीएम में और 10 मार्च को फिलहाल नतीजे आ जाएंगे और सभी जो भी सियासी कयास लगाए जा रहे हैं, सियासी पंडितों के जो भी तमाम अटकलें हैं वो पूरी हो जाएंगी और 10 मार्च को फिलहाल ये पता चल जाएगा कि आखिर लखनऊ का किंग कौन होगा। हालांकि आज अवध क्षेत्र में लगातार मतदान जारी है और अवध जो क्षेत्र कहा जाता है, मुस्कान, अगर बात कर ली जाए इसकी तो इस पर बीजेपी का दबदबा रहा है, क्योंकि अवध में जिस तरीके से इस बार अयोध्या को लेकर लगातार बीजेपी अपना दबदबा कायम कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर तमाम श्रेय लेती हुई नजर आ रही है बीजेपी।
तो वहीं समाजवादी पार्टी को घेरती हुई भी नजर आ रही है। हालांकि अब अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर इसमें बीजेपी का पलड़ा जिस तरीके से भारी होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से दम भरती हुई बीजेपी अवध पर नजर आ रही थी, एक नारा भी दिया गया था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो उस पर कहीं ना कहीं फीकी पड़ती हुई बीजेपी नजर आ रही है। अवध बेल्ट में तो चुनाव है ही, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जिसे कहा जाता है, लखनवी अंदाज फेमस है वहां का, वहां पर आज चुनाव है प्रियव्रत। और देखिए जनता का मूड क्या कहता है लखनऊ में। हमने जब जनता के बीच निकलकर देखा तो कई ऐसे अहम जो मुद्दे हैं उसमें बेरोजगारी का मुद्दा और महंगाई का मुद्दा, ये वो मुद्दे दो सबसे अहम मुद्दे रहे जिस पर जनता जो है वो कहीं ना कहीं इस बार चुनाव करते, जो वोटिंग है वो करते नजर आ रही है। हालांकि साइलेंट वोटर्स हैं तो वो पूरे तरीके से नहीं सामने आकर कह रहे हैं कि आखिर किसको वो वोट देंगे, लेकिन ये जो लखनवी अंदाज है प्रियव्रत, इसमें अब ये देखते हैं कि लखनवी अंदाज की जनता क्या कहती है। लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता मौजूद हैं, उन्हीं से तमाम जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से मौजूद हैं प्रियव्रत। जितेंद्र, जिस तरीके से आज बात कर ली जाए तो आज नवाबों का शहर लखनऊ वोटिंग कर रहा है, नवाब आज वोटिंग कर रहे हैं, तो क्या कुछ समझा जाए जिस तरीके से 59 सीटों पर 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान लगातार जारी है और ये सब हो रहा है लखनऊ फतेह करने के लिए, तो क्या लगता है किस तरीके से आज सियासी पूरी तरीके से समीकरण, अगर चौथे चरण का चुनाव आज पूरा हो जाएगा और ऐसे में क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं जितेंद्र? देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, 3 बज चुका है और 3 बजे लखनऊ में जो वोटिंग प्रतिशत है बहुत धीमा चल रहा है। 35% अभी तक वोट पड़ा है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि राजधानी वासी शायद बहुत धीमे चल रहे हैं और कहीं ना कहीं धीमे की वजह भी नाराजगी भी हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से देखा गया था, पहले दूसरे तीसरे चरण में देखा गया था कि मतदान प्रतिशत जो बढ़ा था, लेकिन वो मतदान प्रतिशत राजधानी में देखने को नहीं मिल रहा है। और कायद की लगभग ये माना जा रहा है कि अगर 5 बजे तक हमें लगता है कि 50% या 52% ही वोट प्रतिशत जा सकता है। आखिर लखनऊ की जनता की नाराजगी क्या है, क्यों अगर लोग नहीं निकल रहे हैं, ये अभी साफ नहीं हो पाया। लेकिन इस बात को मैं साफ बताऊंगा कि इस बार जो स्थानीय जनता थी उनका एक ही नारा था कि जो पहला की बात की जाए 12 से 17 का चुनाव और 17 से 22 के बीच में जो चुनाव रहा उसमें कहीं ना कहीं पहले तो हिंदू के मुद्दे हुआ था, अब जनता ये चाहती है कि स्थानीय मुद्दों पे बात की जाए, शिक्षा पे बात की जाए, स्वास्थ्य पे बात की जाए और जो जरूरतें हैं, महंगाई मुद्दा है महिलाओं के लिए, तो वहीं ऐसी तमाम जो चीजें हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, कि आखिरकार ये मुद्दे को बनाकर जनता इस बार वोट दे रही है 2022। बिल्कुल जितेंद्र, अगर समझने की कोशिश की जाए तो सुबह से 3 बज चुके हैं, 3:15 बज चुके हैं, महज कुछ ही समय बाकी है, तो क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आए हैं मतदान के? बात किया 3 बजे तक 35% वोट पड़ा है राजधानी में और राजधानी में बहुत ही स्पीड धीमे चली और कहीं ना कहीं इतनी स्पीड धीमी की, मैंने वही बात आपसे पहले भी कही थी कि जनता कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रही और जनता साफ तौर पे इस बार जो मुद्दा था वो विकास मुद्दा था, महंगाई मुद्दा था, शिक्षा मुद्दा था, स्वास्थ्य मुद्दा था, इसकी बात कहीं ना कहीं वोट पड़ा है। ये तमाम पार्टी के लोग जवाब अपने संकल्प पत्र में या मैनिफेस्टो में जो बात कही है जनता की सोच करवट लेती है, ये फिलहाल बात पता चलेगा। लेकिन इस बार इस तरह से तीसरे चरण तक वोट प्रतिशत बढ़ा और इस चौथे चरण में हमें लगता है वोटिंग प्रतिशत 35% हुआ है और 5 तक कहा जाता है 50 से 52% वोट तक जाएगा, तो जाहिर बात है सब जो को लेकर जनता की नाराजगी है और जनता शायद इसी नाराजगी की वजह से शायद वोट देने नहीं निकल रही है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए एनपी न्यूज़। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से आज यूपी में मतदान लगातार जारी है, चौथे चरण का रण लगातार जारी है, 59 सीटों पर 9 जिलों में मतदान लगातार जारी है, तो ऐसे में बात कर ली जाए तो जनता आज फैसला कर रही है कि आखिर 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे वो किसके पक्ष में होंगे। मुस्कान, बिल्कुल, देखिए ये कहना तो साफ नहीं होगा और सटीक भी नहीं होगा कि ये नतीजे किसके पक्ष में होंगे, क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं वो अलग अलग तरीके से घिरती नजर आ रही है। अगर अलग अलग जिलों की भी बात कर ले प्रियव्रत, 9 जिलों में इस बार चौथे चरण में चुनाव है, अलग अलग जिलों की बात करें तो हर जिला ऐसा है जहां पर या तो बीजेपी या कांग्रेस या सपा, तीनों पार्टियां घिरती नजर आ रही है। सबसे पहले अगर बात करें रायबरेली की, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है रायबरेली और अमेठी दोनों,
कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। लेकिन थोड़ा पीछे चले तो 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय में अमेठी जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ से जाता नजर आया था, जब स्मृति ईरानी वहां से सांसद बनी और उन्होंने राहुल गांधी को बड़े मार्जिन से हराया था। गढ़ में बड़े मार्जिन से हार बहुत बड़ी बात, और यही कांग्रेस को कहीं ना कहीं अब मन में खचोटती चली जा रही है यही बात। इसी वजह से रायबरेली जो चुनाव इस बार है, रायबरेली और अमेठी में, इसको कांग्रेस अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस के विधायक ही ऐसे हैं जो कांग्रेस को खड़ा नहीं रहने देना चाहते, ये कहा जा सकता है। कांग्रेस को 2017 के विधानसभा चुनावों में मात्र रायबरेली की 2 सीटें मिली थी, रायबरेली सदर और हरचंदपुर। दोनों ही सीटों पर, एक पर अदिति सिंह कायम थी, विधायक बनी थी, और दूसरे पर एक जो मेल कैंडिडेट थे वो विधायक बने थे। लेकिन दोनों ने ही अब पार्टी को छोड़ दिया है और बीजेपी का दामन थाम लिया है। और सबसे अहम बात, हैरान करने वाली ये है कि दोनों ही कांग्रेस के खिलाफ अब चुनावी मैदान में उन्हीं सीटों से है प्रियव्रत। लेकिन मुस्कान, अगर बात कर ली जाए, जिस तरीके से अदिति सिंह की बात कर ली जाए, तो एक लंबे अरसे से उनके पिताजी जो थे उन्होंने भी कांग्रेस को एक लंबा अरसा दिया है, एक पहचान थी उनकी कांग्रेस में। तो ऐसे में जो कांग्रेस है वो अपने ही गढ़ में पछड़ती हुई दिख रही है। तो ऐसे में तमाम जगह पर क्या बात की जाए, अगर कांग्रेस की जनाधार की बात कर ली जाए, तो वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है अवध क्षेत्र, क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर बीजेपी हमेशा से सियासी रोटियां सेकती हुई नजर आती है। लखनऊ में बीजेपी का गढ़ है। हालांकि अगर बात कर ली जाए तो इस बार कैंट सीट से बात कर ली जाए तो इस बार ब्रजेश पाठक कानून मंत्री रहे हैं, वो चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर बात कर ली जाए तो तमाम जिस तरीके से आज लखीमपुर खीरी में भी मतदान लगातार जारी है, और लखीमपुर खीरी तो अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले से ही लगातार चर्चाओं में रहा है, और चर्चाओं में भी क्यों ना रहा हो भाई, आखिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अनिल मिश्रा टेनी, अजय मिश्रा टेनी, उनके बेटे ने जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया था, बात कर ली जाए तो वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर वहाँ पर सियासी समीकरणों की बात की जाए तो 6 सीटें हैं, और 6 सीटों में से वहाँ पर लगभग 20,000 दखल लगता है। किसान कह लें या सिख कह लें, वो दखल लगता है 20,000 के आसपास हर सीट पर। और प्रियव्रत देखिए, जिस तरीके से आपने जिक्र किया लखीमपुर खीरी का, ये बात भी कहना गलत नहीं होगा कि एक जमानत और पूरा सियासी समीकरण पलट गया। पहले चरण का वो चुनाव था, याद है हमें, जब पहले चरण के चुनाव में जमानत जो है, जमानत अर्जी को पूरे तरीके से कोर्ट ने मान लिया था। उसके बाद कुछ दाव पेच हुए, धाराओं को जोड़ा गया, हटाया गया। तमाम धाराओं को जोड़ने के बाद दूसरे चरण का जब चुनाव आया, तब तक वो बाहर भी आ गए थे। दूसरे चरण की वोटिंग हो रही थी और अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा टेनी जो है वो जमानत पर बाहर आ गए थे। और तीसरे चरण के चुनाव में हालांकि इसका कोई जिक्र नहीं हुआ, लेकिन चौथे चरण के चुनाव में देखिए आज खुद वो वोट भी डालने गए, और जब डालने गए तो सुरक्षा का पूरा घेरा अजय मिश्रा टेनी के इर्द गिर्द घूमता रहा जब वो वोट डालने गए। इसलिए कहा गया कि एक जमानत ने पूरे तरीके से समीकरणों को बदल दिया है। और जब से उनकी जमानत हुई है प्रियव्रत, उसी के बाद से जब से वो बाहर आए हैं, तब से खुद बीजेपी के नेता ये बात कहते नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता, मंत्री, कार्यकर्ता, तमाम लोग लखीमपुर खीरी में जाने से कतरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम प्रचार करेंगे तो हमें किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, रोज का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए तो ऐसा कई बार हुआ भी था। अभी कुछ दिनों पहले जनसभा करने पहुंचे थे केशव प्रसाद मौर्य, और उन्हें किसानों का तमाम सामना करना पड़ा था, विरोध का सामना करना पड़ा था अगर बात की जाए तो। वहीं अगर लखीमपुर खीरी से सटे पीलीभीत की बात कर ली जाए तो वहां पर भी आज मतदान लगातार जारी है। 4 सीटें हैं। पीलीभीत की बात कर ले तो पीलीभीत में आखिर मुस्कान, मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि वहां पर बांसुरी के लिए पीलीभीत बहुत फेमस है, क्योंकि वहां पर बांस का उत्पादन होता है और असम से लगा हुआ जिला है, तो वहां से सीधे बांस आते हैं और पीलीभीत में उसका उत्पादन होता है। लेकिन इस बार बांसुरी जो है वो किसके सुर निकालेगी, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि भगवान कृष्ण तो सपा के सपने में आते हैं, लेकिन अब भगवान कृष्ण की जो बांसुरी है वो किसका राग अलापती है, ये भी देखने वाली बात है। सपा, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सपने में जब श्री कृष्ण आते हैं, तो देखिए बांसुरी की अगर आपने जिक्र किया प्रियव्रत, तो मुझे ऐसा लगता है कि सपा अध्यक्ष तो यही बोल गए हैं इस बांसुरी की धुन में कि आखिर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की सीटें कितनी है। हाल ही में आपने सुना उनका बयान, उन्होंने कहा कि 450 से ज्यादा सीटें हम उत्तर प्रदेश में लेकर आएंगे, लेकिन वो यही बोल गए हैं कि उत्तर प्रदेश में इतनी विधानसभा सीटें हैं ही नहीं। यानी कि जीत का जो जोश है, जो एक ये कह लीजिए कि जीत का जश्न उनके दिमाग पर उनके सर चढ़कर घूमने लगा है, और इसलिए वो तमाम चीजें भूलते नजर आ रहे हैं। अलग अलग तरीके के प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग तरीके की बातें कह रहे हैं, बयानबाजी अलग अलग तरीके की इसी विधानसभा चुनावों में देखने को मिल रही है प्रियव्रत। लेकिन मुस्कान, अगर 19 थोड़े शहरों से आगे बढ़ के जाएं तो एक जिला पड़ता है हरदोई,
उसके बाद उन्नाव पड़ता है, दोनों लगे हुए जिले हैं। उन्नाव की अगर बात कर ले तो हमेशा से ही चर्चाओं में रहा है। अभी अगर बीजेपी सरकार की बात कर ले, एक बार पहले रेप केस हुआ, अब दूसरा रेप केस हुआ, तो एक बार फिर से उन्नाव। और ये रेप केस की घटना जो सामने आई तब सामने आई जब बिल्कुल मतदान अपने चरम पर था, अगर बात कर लें तो। क्योंकि उन्नाव में जिस तरीके से सपा के पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे हैं, उनके खेत में लाश मिली है, उनके आश्रम के पास लाश मिली है, और इसी को लेकर बीजेपी पहले हमलावर हुई। लेकिन कहीं ना कहीं ये बीजेपी पर भी सवाल उठता नजर आ रहा है कि भाई आखिर 2 महीने बाद उस बेटी की लाश मिलती है, आप तब तक क्या कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर होती नजर आ रही, लेकिन अब जनता किसका साथ देगी ये भी देखने वाली बात होगी। मुस्कान, उन्नाव में रास्ता बीजेपी के लिए भी आसान नहीं है प्रियव्रत। वहां से मौजूदा विधायक जो हैं फिलहाल तिहाड़ जेल में वो बंद है। पता है आपको कुलदीप सिंह सेंगर, जिस तरीके से उनकी जो तमाम बातें शुरू हुई, क्योंकि वहां पर सिर्फ सपा नहीं बीजेपी गिरती नजर आ रही है। कुलदीप सेंगर का तो देखिए मामला ही इतना बड़ा था, पहले एक युवती के साथ रेप करना, उसके बाद उसके पूरे परिवार को खत्म कर देना, ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण बात है। रसूख का एक कह सकते हैं कि किस तरीके से फायदा उठाया जाता है, वो कुलदीप सेंगर ने अपने तमाम गतिविधियों के मद्देनजर पूरी तरीके से साफ कर दिया कि वो अपनी रसूख के चलते कितना गिर सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं। एक जो पहुंच होती है इंसान की, एक पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर देना। एक्सीडेंट केस हुआ उसके बाद भी, और देखिए वो बरी भी इस केस में हो गए थे प्रियव्रत। लेकिन मुस्कान, बात कर ली जाए या रसूख ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि रसूख कह लें या अगर बात कर लें तो राजनीति का अपराधीकरण भी इसको कह सकते हैं पूरी तरीके से। क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं कहीं ना कहीं इसको लेकर बच जाऊंगा। भाई कुलदीप सेंगर है, एक नाम है, लेकिन जब कानून का चाबुक जब चलता है तो उसके चलते अच्छे ठहरा जाते हैं, और कुलदीप सेंगर के साथ भी शायद वही हुआ। मुस्कान, बिल्कुल, और हुआ भी यही, जिस तरीके से वो बरी भी हुए उसके बाद फिलहाल वो बंद हैं तिहाड़ जेल में। लेकिन उसके बावजूद भी जो वोट है प्रियव्रत, वो कहीं ना कहीं गिरते नजर आएंगे बीजेपी के लिए भी और सपा के लिए भी। अब देखना होगा कि इसमें वोट कटवा कौन साबित होगा। ये वोट कटवा जो शब्द है ये अपने आप में ही भरपूर इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि समाजवादी पार्टी इस बार मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभर रही है। पूरे तरीके से हमने देखा, बहुत जोर शोर के साथ प्रचार प्रसार किया आज भी, और देखिए चुनावों के मद्देनजर भी 4थे चरण की वोटिंग हो रही है और 5वें चरण की तैयारी में तमाम जुट गए हैं नेता और मंत्री। खुद जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश में हैं और अलग अलग जनसभाएं कर रहे हैं, बहुत सारी जनसभाएं उनकी, और अखिलेश यादव ने भी जनसभा की, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जनसभा की। 5वें चरण के लिए लगातार जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही है। तो मुस्कान, जिस तरीके से समझा जाए तो आज रायबरेली में भी चुनाव है, और रायबरेली की बात कर ले तो यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ बना रहा है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 5 सालों बात कर ले तो ये गढ़ कहीं ना कहीं धीरे धीरे टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अदिति सिंह के पिता लगातार कांग्रेस के लिए एक मजबूत कंधा रहे हैं, लेकिन पिताजी के बाद जब अदिति सिंह के हाथ में कमान आई है तो वो कमान कहीं ना कहीं ढीली होती नजर आई, और ढीली होते होते सीधे वो बीजेपी के हाथ में चली गई। चलिए फिलहाल अमर प्रताप हमारे संवाददाता रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमर, क्या कुछ तमाम वहां पर समीकरणों को समझा जाए? जिस तरीके से अदिति सिंह पहले कांग्रेस के दम पर दम भरती हुई नजर आ रही थी, लेकिन इस बार बीजेपी से हैं। जी, आपको बता दें कि रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय में देखा गया है कि गांधी परिवार का जनाधार कहीं न कहीं कम हुआ है। क्योंकि रायबरेली की अगर सदर की बात करें तो सदर सीट से रायबरेली के पूर्व विधायक अखिलेश सिंह, जो यहाँ से लगातार विधायक रही है, उनकी पुत्री अदिति सिंह, 2017 में अखिलेश सिंह ने अपने सामने ही चुनाव लड़ा करके कांग्रेस के टिकट पर उनको विधायक बना दिया था। लेकिन अदिति सिंह बाद में बागी हो गई, वो बीजेपी में शामिल हो गई और इस बार वो बीजेपी के टिकट पर सदर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। हरचंदपुर की बात कर ली जाए तो वहां पे यही कंडीशन है क्या? जी, हरचंदपुर सीट की बात करें तो हरचंदपुर से जो कांग्रेस के विधायक थे राकेश सिंह, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया और भारतीय जनता पार्टी से इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट से हरचंदपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रायबरेली में जो गांधी परिवार का गढ़ था, वो उनके जो दो विधायक थे वो दोनों बीजेपी में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं रायबरेली में गांधी परिवार का गढ़ कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर रहा अगर अमर बात करें तो बीजेपी और सपा के लिए भी आसान नहीं होगी, क्योंकि खुद मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, आरपी यादव जो हैं वो अदिति सिंह के सामने मौजूद है रायबरेली सदर से। क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, और जनता के मुद्दों का भी अगर जिक्र करें तो जनता इस बार किन मुद्दों पर आगे बढ़कर वोट कर रही है?
जी, रायबरेली सदर का चुनाव भी काफी दिलचस्प है, लेकिन ये कहीं ना कहीं रायबरेली सदर जो अदिति सिंह के परिवार की परंपरागत सीट रही है, उनके पिताजी अखिलेश सिंह 5 बार के विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में भी अदिति सिंह को उनके पिता का नाम का फायदा मिलता नजर आ रहा है। लेकिन रायबरेली सदर की सीट पर इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प है, क्योंकि वहां से आरपी यादव समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर मनीष सिंह चौहान को वहां से अपना प्रत्याशी बनाकर मामले को और मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। जी ठीक है अमर, जरा पोलिंग बूथ पर अगर आप मौजूद हैं तो जरा देखिए यहाँ पर किन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है, और ये भी समझने की कोशिश करिए अदिति सिंह की अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो क्या उन्हें अपने पिता के नाम का फायदा आज मिलेगा? जी, आपको बता दें, क्योंकि हम जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, यहाँ पर देखिए मतदान काफी धीमी गति से चल रहा है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए अब वोटर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि काफी समय हो गया, शाम का समय है, तो ज्यादातर लोगों ने सुबह ही मतदान कर दिया। अब इक्का दुक्का वोटर ही यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है जिस पोलिंग बूथ पर हम मौजूद हैं। ठीक है अमर, फिलहाल जिस तरीके से आपने ये तस्वीरें दिखाई है, पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर वोटिंग पूरे तरीके से नहीं हो पा रही है। कमी कहाँ रह गई है? या तो जनता किसी को भी वोट नहीं करना चाहती है, जनता की कमी तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि जनता वोट करना चाहती है, लेकिन शायद ये कहा जा सकता है कि जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो ना तो अपने पक्ष में माहौल बना पाई है और ना ही विपक्ष में, जिस तरीके से ये तमाम स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है कि वोटिंग परसेंट जो है वो दिनों दिन कम होता जा रहा है। जी, आपको बता दें, क्योंकि मतदान का जो प्रतिशत है उसको बढ़ाने के लिए प्रशासन के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी मतदान का प्रतिशत बढ़ाने का लगातार प्रशासन प्रयास करता है, लेकिन मतदान का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बढ़ता नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है कि मतदान केंद्रों पर लगातार शाम का जो समय है, क्योंकि जो वोटर था वो सुबह में ही वोट डाल चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र के मतदान केंद्र है वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। अमर, अगर बात कर ली जाए तो रायबरेली और लखनऊ की दूरी महज 100 किलोमीटर ही के आसपास ही होगी, लेकिन इन 100 किलोमीटर को तय करने के लिए इस बार तमाम दिग्गज जो है वो मैदान में हैं, तो इन दिग्गजों के लिए राह कितनी आसान होने वाली है? जी, रायबरेली में इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प है, क्यों अगर रायबरेली की ऊंचाहार सीट की बात करें तो यहाँ से पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से मैदान में है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य उनको कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं ऊंचाहार सीट या रायबरेली की सदर सीट की बात कर ले तो यहाँ भी अदिति सिंह और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के बीच काफी कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। हरचंदपुर सीट पर भी यही कमोबेश स्थिति है। रायबरेली की ज्यादातर सीटों पर कहीं न कहीं त्रिकोणीय मुकाबला नजर आता दिख रहा है। अमर, अगर बात की जाए तो ऊंचाहार यही वो सीट है जिसने सियासी घमासान करवा दिया था स्वामी प्रसाद मौर्य और बीजेपी के बीच, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य यहां से अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाहते थे। लेकिन अगर बात कर ली जाए तो मनोज पांडे के फिलहाल जो कद है सपा में वो नहीं कटता दिख रहा, और मनोज पांडे एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, तो कितनी उनकी मुश्किलें आसान है, कितनी कड़ी होती जा रही है उनके लिए चुनौती? जी, क्योंकि इस बार मनोज पांडे को काफी चुनौती मिल रही है, क्योंकि अमरपाल मौर्य वहां से, क्योंकि उत्कृष्ट मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बेटे हैं वो लगातार यहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, तो उनका जो जनाधार था कहीं ना कहीं जो उनके यहाँ का जो वोटर है, जो उनका वोटर था, उस स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को टिकट न मिलने के बाद अंदर खाने से खबर आ रही है कि उनका जो वोटर है वो नाराज था, तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी की तरफ भी खिसक सकता है, जिससे समाजवादी पार्टी को नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर पूरे 6 की 6 सीटों की बात करें अमर, तो पूरी 6 जिस तरीके से सीटें हैं यहाँ पर, उसमें किस तरीके के समीकरण है? क्योंकि कुछ ही सीटें ऐसी है जिसमें दो लोगों के बीच मुकाबला है, दो पार्टियों के बीच, लेकिन कहीं त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल रहा है। तमाम सियासी समीकरण पूरे रायबरेली की बात करें तो क्या लगता है आपको, बढ़त किसको मिल सकती है? जी, रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों पार्टी लगातार रायबरेली की सभी सीटों पर सक्रिय है और लगातार इन्हीं के बीच में मुकाबला होता दिख रहा है। रायबरेली की कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का आमने सामने का टक्कर है, तो कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। कहीं पर कांग्रेस का प्रत्याशी मजबूत स्थिति में दिख रहा है, तो कहीं से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मजबूत स्थिति में दिख रहा है। कहीं ना कहीं रायबरेली की, अगर पूरे रायबरेली की बात कर ली जाए, क्योंकि रायबरेली की आज 5 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, रायबरेली की एक विधानसभा सीट सलोन विधानसभा सीट पर 27 तारीख को मतदान होगा, तो कहीं ना कहीं रायबरेली में त्रिकोणीय मुकाबला होता दिख रहा है।
ठीक है अमर, अगर जिक्र करें जिस तरीके से 5 सीटों का आपने जिक्र किया, अब यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और सपा की तो बात लगातार होती जा रही है, लेकिन एक और पार्टी है जो लगातार सरकार बनाने का दावा कर रही है, लेकिन उस पार्टी का जिक्र भी नामो निशान कह सकते हैं कि नजर नहीं आता है। बसपा की मैं बात यहाँ पर कर रही हूँ, उनका क्या कुछ जनाधार यहाँ पर देखने को मिल रहा है? क्योंकि सुबह से हम देख रहे हैं खुद सतीश चंद्र मिश्रा है, मायावती खुद यहाँ पर बसपा सुप्रीमो जब वो वोट देने पहुंची, सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? और उसके बाद जो उनके बयान थे वो भी डामाडोल कहीं दिखे हैं अमर प्रताप। क्या सर? अगर बात की जाए तो उनके बयानों की, वोटिंग के बाद की अगर उनके बयानों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनके बयान भी डामाडोल नजर आते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि जी रायबरेली में, क्योंकि रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, बसपा का जो यहाँ का मूल वोटर है वो तो बसपा के साथ है ही, लेकिन बसपा का ज्यादा कभी रायबरेली में जनाधार रहा नहीं है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, बिल्कुल अमर आपके पास लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए तो आज का जो चौथे चरण का रण है ये काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज मिड चुनाव कह सकते हैं इसको, क्योंकि 3 चरण पहले हो चुके हैं और 3 ही चरण बकाया हैं। तो फिलहाल के लिए हमारे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।